Hi, this is Kush. Today we will learn about theories of international relations. Particular theory I'll discuss is realism. This particular topic is part of paper 6 of BA Part 3rd Political Science Honours syllabus. So this is going to be helpful for, of course, BA Part 3rd students of political science as well as MA Political Science students. We have already discussed two topics. The first one being international relations, its nature and scope. The second we discussed idealism. So in this lecture, first of all, let's look at the main objectives. As I have discussed mostly in Hindi in the previous lecture, so I'll try to explain this lecture as well in Hindi, and there will be a few terms in English which I'll have to use, and so please bear with me. Let's look at the objectives. First, we'll see idealism and versus realism. Second, we'll see understanding realist approach in international relations. Third, basic assumptions क्या हैं realism के, मुख्य धारणाएं क्या हैं. The fourth, we'll see कि classical realism क्या है, न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, जो कि दो इसके मुख्य प्रकार हैं रियलिज्म के. एंड देन विल सी की कॉन्सेप्ट्स कौन क्या क्या हैं, जैसे कि राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्रीय शक्ति किसे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी. सो कई सारे ऐसे टर्म्स हैं वी ऑफन कम अक्रॉस, समटाइम्स इवन शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं इन सारे की कॉन्सेप्ट्स पे. देन विल सी किस तरह की आलोचनाएँ की गई हैं, क्रिटिसिज्म. एंड देन फाइनली निष्कर्ष में हम क्या देख सकते हैं, लिख सकते हैं. सो इफ़ यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक इट गिव्स अ wholesome picture and about realism, a sort of an overall idea. At the same time, I have also kept in mind कि in case you are writing your answer, at least you'll have a few points on each and every dimension. So that was the whole purpose behind making such an elaborated objectives. Let's look at it one by one. Before we discuss idealism versus realism, let's understand कि आखिर theory है क्या, approach क्या है. So approach is something जो एक दृष्टिकोण से मतलब हमारा ये भी है कि एक ऐसा टूल जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो भी घटनाएं हैं उनको हम समझ सकें. थियरी जो सिद्धांत है इसका मुख्य काम क्या है. सो थियरी इज सपोज टू एक्सप्लेन, द मेन फंक्शन ऑफ अ थियरी इज टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट. तो किसी चीज़ की व्याख्या करना, कोई चीज़ ऐसा है तो क्यों है, और उसके बाद ये भविष्यवाणी करने में उसकी मदद करना. सो साइंस में अगर आप देखें तो सिद्धांत जो थियरीज होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है. सिमिलरली इन सोशल साइंसेस वी ट्राई टू डू द सेम थिंग. सो आपने जैसा फर्स्ट लेक्चर में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एज ए डिसिप्लिन, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इसका उदय ही होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से. तो डेफिनेटली इसके अध्ययन के कई सारे उपागम, कई सारे सिद्धांत डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला हमने देखा आइडियलिज्म, आदर्शवाद, और दूसरा हम देखेंगे यथार्थवाद, दैट इज़ रियलिज्म. सो लेट्स सी द दोनों में मुख्य डिफरेंसेस क्या हैं. आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, जो कि हम देख सकते हैं स्लाइड में कि अगर एक्टर की बात करें तो आदर्शवादियों के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य तो हैं ही, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, चाहे जैसे यूनाइटेड नेशंस हों या फिर इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशंस में आपके कई सारे संगठन्स हों. यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल है, कैट है. सो ऐसे कई सारे संगठन की को भी और इंडिविजुअल्स को भी एक मुख्य एक्टर मानते हैं, मुख्य प्लेयर मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में. यथार्थवादी हमें मेन एक्टर के तौर पे स्टेट्स को ही मानते हैं. उनके अनुसार स्टेट्स ही जो हैं दे आर द मेन यूनिट इन इंटरनेशनल सिस्टम. सो दे आर एट द कोर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड. नाउ द सेकेंड, अगर हम पैरामीटर देखें ह्यूमन नेचर, तो आदर्शवादी आइडियलिस्ट ह्यूमन नेचर को ऑल्ट्रिस्टिक मानते हैं बिकॉज दे आर कोऑपरेटिव, दे आर हेल्पफुल बेसिकली. सो रियलिज्म ह्यूमन नेचर को सेल्फिश मानता है, लस्ट फॉर पावर होता है उनके पास, इनसिक्योरिटी होती है. थर्ड पैरामीटर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसे एक समुदाय के तौर पे देखते हैं आदर्शवादी. यथार्थवादी नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम को एनार्की के तौर पे देखते हैं कि राज्य से ऊपर कोई संस्था है
अगर आप अपने आप से, चूँकि कोई गार्जियन का अभाव होता है, देयर इज़ नो गार्जियन एज़ सच, देयर इज़ नो सुपीरियर अथॉरिटी अबव स्टेट एज़ सच, देयर इज़ नो हायरार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम दैट वे, जो हमें विदिन अ स्टेट, विदिन अ कंट्री दिखाई देता है। सो दैट वे रियलिस्ट दे से कि एक स्टेट्स के ऊपर किसी और अथॉरिटी का ना होना, दैट मेक्स इट अनार्किक, एंड देयरफॉर इन अनार्की देयर इज़ स्ट्रगल फॉर पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट्स क्यों बिहेव करते हैं जैसे भी बिहेव करते हैं, उसके पीछे जो निर्णय निर्माता हैं उनके साइकोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं आदर्शवादियों के अनुसार। स्टेट्स का जो भी व्यवहार होता है, राज्यों का जो भी व्यवहार है, वाई स्टेट्स बिहेव द वे दे बिहेव, बेसिकली बिकॉज डिसीजन मेकर्स जो हैं उनके साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन रियलिस्ट बताते हैं कि ये मुख्यतः जो है सेल्फ इंटरेस्ट होता है राज्यों का, उनका स्वयं के जो भी हित हैं, स्वहित, उसी की पूर्ति करने के लिए हमेशा वो तार्किक रूप से लगे रहते हैं। ये है स्टेट बिहेवियर दैट कॉजेज द मेन, बेसिकली द स्टेट बिहेवियर। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो मुख्य जो एम्फेसिस है वो नैतिकता और गुडविल पे है यहाँ, और आदर्शवादियों का। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ यथार्थवादी मुख्यतः पावर पे ही उनका मुख्य फोकस होता है, शक्ति ही केंद्र में है। अब हम दूसरे पॉइंट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रियलिस्ट अप्रोच क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आखिर इससे क्या तात्पर्य है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के मायने क्या हैं। यथार्थवाद जो शब्द है ये, इसका प्रयोग कई सारे विषयों में किया गया है। इट्स नॉट दैट कि इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है इस शब्द को। सो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ऑफ कोर्स इज यूजिंग दिस वर्ड। इवन लिटरेचर तक में रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को देखा गया है। और यहाँ तक कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी आप अक्सर सुनते होंगे रियलिस्ट वर्ड दैट वी यूज़, कि समवन इज़ नॉट बीइंग प्रैक्टिकल, समवन इज़ नॉट बीइंग रियलिस्ट, समवन इज़ नॉट लिविंग and accepting the reality, or just simply being in imaginations, or something which is not out there. So in that way we see the realist, दिस अप्रोच जो है कई सारे डिसिप्लिन में अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आईआर में पर्टिकुलरली, इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलरली, जैसा कि हमने देखा आइडियलिज्म की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के बाद। विश्व समुदाय बहुत ही चिंतित है और ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहता है जिससे कि इस तरह के युद्ध दोबारा ना हो और कंट्रीज़ लड़ाई ना कर रही हैं, कॉपरेशंस के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म हो ग्लोबल गवर्नेंस के तौर पे। इन सारी बातें की जा रही हैं और लीग ऑफ नेशंस का भी उदय होता है। लेकिन 20 साल के बाद ही हम देखते हैं 1919 से लेकर 1939 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो जाता है। एंड नाउ वर्ल्ड इज़ अगेन वरीड अबाउट एंड कंसर्न अबाउट कि कहीं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। एंड देयरफॉर वी सी दैट रियलिस्ट बेसिकली आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड and its phenomenon, that why states behave the way they behave, why war takes place, why conflict is always at the core। and इन सभी चीज़ों की व्याख्या करने में सफल होने के कारण, सफलतापूर्वक व्याख्या करने के कारण आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में यथार्थवादी रियलिस्ट अप्रोच का उदय हम देखते हैं और एक डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे सामने हमारे आता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि इसे पावर पॉलिटिक्स भी कहा गया, क्योंकि पावर पे बहुत बल देता है। इसे रियल पॉलिटिक्स बताया गया है, जो वास्तविक चीज़ों क्या है की बात करने वाला, ना कि क्या होना चाहिए की बात करने वाला, ना कि आदर्शवादी और नैतिक सिर्फ मूल्यों की बात करने वाला नहीं है। ये यथार्थ की बात करता है। इसके कुछ मुख्य फिगर्स जो हैं, मुख्य चिंतक हैं, जो आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं। एच कार हैं और नेबुर हैं, स्पाइकमैन हैं और थॉमसन हैं। हांस मॉर्गन थॉ को सबसे काफ़ी ऊपर में रखा जाता है जब खासकर क्लासिकल यथार्थवाद की बात होती है, क्लासिकल रियलिज्म की बात होती है। तो अंत में हम रियलिस्ट अप्रोच को समझने में हम मुख्यतः 3S को हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो इसके कोर में पाया जाता है यथार्थवादी दृष्टिकोण के। स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प, जिसमें कि स्टेट मुख्य एक्ट के रूप में माना जाता है। सर्वाइवल, चूँकि वो अपना हमेशा सर्वाइवल देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई वैसा गार्जियन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को रोक टोक करने के लिए, और इसलिए वो हमेशा सेल्फ हेल्प में लगे होते हैं, स्वयं से ही उनकी मदद करनी होती है। और देयरफॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ हेल्प करनी है। अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो क्या हमेशा से ही रियलिज्म जो है ये रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में?
नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो 20th सेंचुरी की ही घटना है, लेकिन रियलिस्ट वर्ड जो है फ़िलॉसफ़ी में या पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी में बहुत पहले से जितने भी सिद्धांतकार हैं उन्होंने इसे पाया है। तो जैसे हम देखते हैं थ्यूसिडाइड्स हैं, उनके द पेलोपोनेशियन वॉर जो उनकी रचना है उसमें वो स्पार्टा और एथेंस के बीच की लड़ाई की बात करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। सो कमज़ोर को वो मानना ही होता है, जो ताकतवर जो भी उनसे मनवाना चाहते हैं, सो द स्ट्रॉन्ग वो करेंगे जो उनको शक्ति करने के लिए कहती है। सो बेसिकली द पावरफुल के ही टर्म्स एंड कंडीशन चलते हैं, एंड देन वीक दे हैव टू फॉलो इट। So it's basically the world is of powerful states, and that was happening between Sparta and Athens those days. हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य का चाहे वो मंडल सिद्धांत हो या फिर राजा का राजधर्म पालन करने के लिए किसी तरह की मोरल सैंक्शन से बंधा हुआ ना होना और अपने गोल की प्राप्ति के लिए मीन्स की परवाह ना करना, ये सारी हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण की ओर हमें दर्शाता है। और चाहे वो सप्तांग थ्योरी हो या मंडल थ्योरी हो, इन सभी में हम यथार्थवाद की झलक देखते हैं। मैकियावेली जो मध्यकालीन इतिहास के दौर में हम देखते हैं, द प्रिंस उनकी रचना, और प्रिंस के लिए कई सारे उन्होंने ऐसे कथन कहे हैं, वाक्य कहे हैं जो यथार्थवाद की झलक हमें देता है। जैसे कि एक लीडर को, एक नेता को उसका प्राइमरी कंसर्न ही होना चाहिए कि वो राज्य की सुरक्षा कर सके, और राज्य की सुरक्षा करने में, इस लक्ष्य की प्राप्ति करने में अगर उसे एक लायन की तरह ताकतवर भी बनना पड़े, लायन की तरह बनना पड़े एट टाइम्स, तो बिल्कुल उसे बनना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी उसे अगर चतुर बनना है, चाहिए पड़े पड़े उसे डिसेप्टिव बनना पड़े, लोमड़ी की तरह, फॉक्स की तरह, तो फॉक्स भी बनना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एंड ऑलरेडी है और मीन्स उसके लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा ही एक रियल पिक्चर वो दर्शाते हैं उस समय के समाज की और राजा के कर्तव्यों के अंदर यथार्थवादी दृष्टिकोण की। हम हॉब्स की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। जिस तरह से हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर में ये बताया है कि किस तरह से एक अथॉरिटी, सत्ता के अभाव में कैसे सारे जो व्यक्ति हैं एक कांस्टेंट, एक संघर्ष के एक भय में जीते हैं, कि हमेशा एक संघर्ष चल रहा होता है और उसके कारण एक भय बना होता है हमेशा। उन्होंने यहाँ तक कि मनुष्य के नीचे स्वभाव की बात की है कि वो ब्रिटिश है, एक शॉर्ट है, नेस्टी है, सॉलिटरी है, वो इनसिक्योर है, वो उसमें जलन की भावना होती है, वो जलन होता है की भावना होती है दूसरों को लेकर, जेलसी होता है। और साथ ही एक तरह से द वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल पाया जाता है, सभी एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध की स्थिति में खड़े होते हैं। और वही आप अपने सब हमारे समाज में भी देख सकते हैं, कहीं न कहीं एक हमेशा एक इनसिक्योरिटी लोगों में बनी होती है। यथार्थवाद भी इसे इस तरह से देखेंगे समाज में भी। लेकिन बात आती है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो ये कहाँ से आया? तब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन जो कि एक एकेडमिक डिसिप्लिन जब बना, जिस तरह से आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ पर इतिहास पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो एज ए सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका उदय, यथार्थवादी दृष्टिकोण का उदय 20th सेंचुरी में क्लासिकल रियलिज्म के तौर पे होती है, जिसको सबसे पहले EH कार ने उसका अध्ययन किया। और जब EH कार ने जिस तरह से आदर्शवाद को यूटोपियन कहकर उसकी आलोचना की, और उन्होंने अपनी प्रमुख रचना में द 20 ईयर्स क्राइसिस, उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ स्ट्रगल फॉर पावर वहाँ पाया जाता है, एक सिक्योरिटी डिलेमा पाया जाता है, सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं, सभी एक दूसरे के अगेंस्ट पावर मैक्सिमाइजेशन की होड़ लगी हुई है, और दैट हैज़ फाइनली एंडेड अप इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से एक जो वर्तमान में क्या चल रहा था, उस समय क्या चल रहा था, उसकी व्याख्या ये अजकार करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए और ही सिस्टमेटिक एक अध्ययन प्रदान करते हैं हॉन्स मॉर्गेनथॉ, जिन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म दिया, और उसके बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी घटनाएं हैं उसका यथार्थवादी चित्रण किया है। उसके बाद हम उसका एक नया ब्रांच हम देखते हैं जो न्यू रियलिज्म के तौर पे आता है। रियलिज्म से न्यू रियलिज्म है, और इसका स्ट्रक्चरल रियलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसके कि मुख्य जो थिंकर हैं वो केनेथ वॉल्ज हैं, जिन्होंने मुख्यतः एनार्किकल स्ट्रक्चर को मेन एक एलिमेंट माना है इंटरनेशनल सिस्टम का, ना कि ह्यूमन नेचर को। और हम देखते हैं इन सारी बातों का जिक्र उन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी किताब में की है, जिसकी चर्चा हम
नेक्स्ट स्लाइड्स में, कुछ अगले 2 स्लाइड्स में करेंगे। बिफोर दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, किस तरह की धारणाएं हैं इस पॉलिटिकल रियलिज्म की, कौन सी वैसी मान्यताएं लेकर चलता है। कभी कई बार एग्जाम में अब फीचर्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं, सो इन विशेषताओं या अवधारणाओं में इसको आप कंफ्यूज ना होंगे। तो पहली धारणा ही इनकी है कि ह्यूमन नेचर जो है वो सिंफुल है, वो विकेड है, वो लस्ट फॉर पावर हमेशा चाहती है और डोमिनेंस करना चाहती है। ह्यूमन नेचर में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द अनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है, जहाँ पे अराजकता पाई जाती है, वहाँ पे कोई स्टेट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। तो कंट्रोलिंग बॉडी ना होने के कारण एक और हमेशा एक भय का माहौल बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो स्टेट्स ही इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, स्टेट से ऊपर कुछ है नहीं, इट मेक्स इट इवन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ना स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, ऊपर से वो रैशनल भी एक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वो अपने हितों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है या हितों से बिल्कुल बेखबर है। दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड देयरफॉर दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट। एंड बट व्हाट इज दैट नेशनल इंटरेस्ट? द नेशनल इंटरेस्ट नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, जो कि इनके रिलेशंस जो उनके आपस के होंगे उसको वो डिटर्मिन करेगा। ना नेशनल इंटरेस्ट जो है ये इनके कार्यों को भी डिटरमिन करता है। तो चाहे जो भी कंट्री कोई भी काम करता हो, आप उसमें कहीं ना कहीं उनके नेशनल इंटरेस्ट को ढूंढ सकते हैं इजीली। तो चाहे अमेरिका का दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करना हो तो दैट्स नॉट चैरिटी। सेम विद इंडिया, इफ इंडिया इज़ हेल्पिंग अफगानिस्तान और एनी अदर कंट्री, इट कैनॉट बी सिंपली चैरिटी अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट। उनके अनुसार ये भारत का राष्ट्रीय हित है, भारत का राष्ट्रीय हित, एंड दैट इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स ओन पावर। And power why? Because so that they can deter others, they can influence other countries. So same with China. If China is helping Pakistan, they are not doing any charity there because उन्हें इंडिया को बैलेंस करना है, इसकी ताकत को। सिमिलरली अगर चाइना का वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव अगर आप देखें तो चाइना सिंपली ये कोई चैरिटी नहीं कर रहा है वर्ल्ड को लेकर, इसके इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो एवरीथिंग कैन बी, एवरी एक्शन ऑफ ए स्टेट रियली सी नेशनल इंटरेस्ट से डिटर्मिन करता है। मेन गोल नेशनल इंटरेस्ट का क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, जो कि हम देख चुके हैं इसके कोर में है। महेंद्र कुमार जो कि एक लेखक हैं, उन्होंने उनका मानना है कि ये जो सारे जो बेसिक अजम्पशंस जो इनकी अवधारणाएँ हैं, ये बेसिकली जो रियलिस्ट अप्रोच हैं, ये इनकी जो राइवलरी है आपस में, ये नेचुरली इस तरह से हैं। ये कोई इंसिडेंट या सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, बिकॉज द पावर स्ट्रगल एंड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग इज फाउंड एट द कोर ऑफ these states and international system. आफ्टर सीइंग assumptions now we can see कि क्लासिकल रियलिज्म जो है इसको थोड़ा हम और डिटेल में देख सकते हैं। सो रियलिज्म को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म में। सो क्लासिकल रियलिज्म जो हम पहले भी देख चुके हैं, येचकार और हांस मॉर्गनथौ को हम मुख्यतः वहाँ पे रख सकते हैं। मुख्यतः मेन पर्पस इस स्लाइड का कि आपको बताना कि क्लासिकल रियलिस्ट जो हैं वो क्या सोचते हैं और फिर न्यू रियलिस्ट में दोनों में क्या अंतर है। तो क्लासिकल रियलिस्ट जिन्होंने शुरुआत ही की थी रियलिज्म की इंटरनेशनल रिलेशंस में, उनका मुख्य मानना ही था कि ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली दे आर सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं। जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल जो है वो सेल्फिश ग्रीडी है और उनका जो है मैक्सिमाइज करना चाहते हैं हमेशा अपने पावर को और दूसरे के एक्सपेंस पे। सो इस तरह से कंपटीशन हमेशा बना होता है इन लोगों के बीच में ही। और जो राज्य का जो व्यवहार है, जो कंट्री का जो स्टेट का बिहेवियर है, वो कुछ नहीं बल्कि इसी व्यक्ति के व्यवहार का एक एक्सटेंशन है, इसी का दूसरा रूप है, ये इसका बृहत रूप है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, एक कलेक्टिव है, एक कलेक्शन ऑफ विल है लोगों का। तो इस तरह से अगर हम हिटलर का एग्जांपल, हिटलर की जर्मनी का, तो हिटलर का जो व्यवहार था समहाउ जर्मनी के व्यवहार में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा था उस समय। सो सेम विद एनी लीडर, नॉर्थ कोरिया फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट द सेम थिंग, द नॉर्थ कोरिया का जो व्यवहार होगा वो वहाँ के लीडर से ही प्रभावित है। सो जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो समवेयर स्टेट बिहेवियर को प्रभावित करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बना होता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश एंड ग्रीडी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिस्ट। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स के कोर में जो चीज़ें हैं उसके कारण वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, उसे उसकी व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मॉर्गनथॉ को हम 6 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे हम जो उनके 6 सिद्धांत हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, हम इसे उसे देख सकते हैं वन बाय वन। सो पहला सिद्धांत इनका है पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड साइकोलॉजी। सो बेसिकली जो पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी जो जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिकल जो भी एक्शंस होते हैं,
वो सब्जेक्टिव नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई किसी और ढंग का है, वहाँ किसी और ढंग का होगा दूसरी जगहों पे। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव लॉ से गवर्न होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव लॉ जो हैं बेसिकली ह्यूमन नेचर में है, वो ह्यूमन नेचर पर आधारित होते हैं और उसकी साइकोलॉजी पे होते हैं। और हमने पहले ही देख रखा है कि ह्यूमन नेचर को वो कैसे सेल्फिश मानते हैं, और वो इनसिक्योर मानते हैं उसे, वो विकेड मानते हैं उसे, लस्ट फॉर पावर होता है उसमें। तो ये जो सारे जो ऑब्जेक्टिव लॉज हैं ह्यूमन नेचर के, वो उसी से वैसे ही पॉलिटिक्स भी होगी। सो ह्यूमन नेचर को अगर हम मेज़र भी करना चाहें तो इट्स नॉट दैट ईजी। इसीलिए इसकी इस पॉइंट की आलोचना भी की जाती है कि इट्स नॉट वेरी साइंटिफिक टू accept this notion. Anyways, we can see the second point, the concept of national interest, which is defined in terms of power, that we have already seen कि national interest कुछ नहीं बल्कि पावर है, वो शक्ति का ही एक संवर्धीकरण है, मैक्सिमाइजेशन है। सो नेशनल इंटरेस्ट किसी भी सेंस में हम देखें तो पावर को ही बढ़ाने का एक काम होगा। हम थर्ड देखेंगे कि और पावर कई ढंग से हो सकते हैं, पावर आप इकोनॉमिक हो सकते हैं, मिलिट्री हो सकता है। सो कुल मिलाकर पावर को अगर हम डिफाइन करें तो पावर एक वैसी कैपेबिलिटी है एक किसी की जो दूसरे के व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर सके। सो स्टेट शुड हैव एनफ पावर कि दूसरे के स्टेट्स के बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करने के योग्य हो, केपेबल हो। थर्ड हम देखते हैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड एंड इज शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट। सो बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो उसका कहीं ना कहीं निर्माण होता है किसी पर्यावरण में। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी तरह के इंटरेस्ट भी उस कंट्री के होंगे, और वो किस तरह से बिहेव करेगा दैट विल डिपेंड ऑन दैट सराउंडिंग, बेसिकली दैट विल डिटरमिन द पॉलिटिकल एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। फोर्थ वी कैन सी कि द यूनिवर्सल जो मोरल प्रिंसिपल हैं, so universal moral principles basically they are not applicable to states action। states के actions अलग हो सकते हैं और universal moral principles अलग हो सकते हैं। जैसे कि justice अपने आप में एक maybe can one individual can simply say कि I will let the entire world perish, but let justice be done। This can be said by an individual, but can a state say the same thing? No, because state is again the collection. It's the collective thought, right? And individual can simply uh, sacrifice his life and say that okay, I will stick to my moral principles because these are universal moral principles. Can it be the same thing for a state? State has to take care of its own people, so it cannot have the same universal moral principles. So universal moral principles cannot be applicable to the action of states because they are different. Now, the next point we can see, मॉर्गेनथॉ जो हैं वो मोरल जो एस्पिरेशंस हैं किसी पर्टिकुलर नेशन के उसको रिलेट नहीं करते हैं अगेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल से। सो फॉर एग्जांपल हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर इसकी जो भी एक्शंस हैं, आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है, पूरा विश्व से इससे निजात पाना चाहता है। यूएस बहुत शक्तिशाली देश है और ये टेररिज्म के खिलाफ इसमें लड़ाई लड़ रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है, एक नैतिक काम है ऐसा करना, इट्स अ गुड थिंग टू डू फॉर ह्यूमैनिटी? नो, इट इज़ ऑल्सो डूइंग बिकॉज देयर लाइज इट्स ओन इंटरेस्ट। सिमिलरली कोई भी ऐसे ऐसे काम जो हैं, एक फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर एंड नॉट ऑन मोरालिटी। दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। एंड लास्टली वी सी मॉर्गेनथॉर्प का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन इसकी स्वायत्तता होनी चाहिए। एक विषय के तौर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बिकॉज जो पॉलिटिकल एक्टर हैं वो इंटरेस्ट के तौर पे सोचते हैं, उनके 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 लॉज अलग हैं, उनके प्रिंसिपल्स अलग हैं पॉलिटिक्स में। ठीक वैसे ही जैसे कि एक लॉयर जो होगा वो अपने ढंग से सोचेगा, इकोनॉमिस्ट जो होगा वो अपने टर्म्स ऑफ यूटिलिटी के ढंग से देखेगा। सो डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी सी कि वो अपने ढंग से, उनके खुद के प्रिंसिपल्स हैं, उनके खुद के थियोरीज हैं, उनके खुद के कॉन्टेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। So same way international politics as a discipline should have an autonomy, and it's a different area altogether
according to Morgenthau, where it has different principles. ना अगर हम न्यू रियलिज्म की बात करें, जो कि हम क्लासिकल रियलिज्म के बाद हम देखते हैं, खासकर 1970s में हम देखते हैं कि किस तरह से न्यू रियलिज्म एक ऐसे टूल के रूप में सामने आ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अपने ढंग से इसकी व्याख्या करना चाह रहा है। ओवरऑल रियलिज्म से कई सारी चीज़ें हम जोड़कर देख सकते हैं न्यू रियलिज्म की, लेकिन हम मुख्य अंतर भी, डिफरेंसेस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। रियलिस्ट जो हैं वो ह्यूमन नेचर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि न्यू रियलिस्ट जो हैं उनका मुख्य फोकस अनार्किक स्ट्रक्चर पर है, इंटरनेशनल सिस्टम का। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं इसके कई सारे थिंकर्स हैं, जिससे सबसे प्रमुख थिंकर के रूप में हम केनेथ वॉल्ट को रखते हैं, रेमंड अरोन है, हॉफमैन है। सो सिमिलरली हम देखते हैं जो स्ट्रक्चरल जो फीचर्स हैं इस अराजकता का, इस अनार्किक सिस्टम का, ना कि ह्यूमन नेचर, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक अलग ही पहचान देता है। सो अगर हम रियलिज्म की बात करें, क्लासिकल रियलिज्म की, तो वहाँ देख रहे थे कि ह्यूमन नेचर जो है और स्टेट जो राज्य है एज एन यूनिट, बेसिकली एज ए यूनिट, वो इस इंटरनेशनल रिलेशंस को एक इसका स्वरूप प्रदान करते हैं। लेकिन न्यू रियलिस्ट के अनुसार संरचना जो कि अराजकतावादी है, जिसका मतलब है कि स्टेट्स के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ये संरचना जो है ये डिटरमिन कर रही है कि कैसा सॉफ्ट नेचर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का, नेचर कॉन्फ्लिक्ट का है या वॉर का है। ये डिटरमिन हो रहा है अनार्किक स्ट्रक्चर के कारण, ना कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर एंड स्टेट एज ए सेंट्रल एक्टर होने के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी अराजकतावादी व्यवस्था के कारण राज्य जो है वो बाध्य हैं इस तरह के व्यवहार को करने के लिए, जो कि कई तरह के संघर्ष को संघर्ष को जन्म देता है। तो संघर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो लगातार चलते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, उसका कहीं न कहीं कारण ढूंढते हैं न्यू रियलिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट नाम से जो कि स्पष्ट है स्ट्रक्चर को, और वो स्ट्रक्चर है अनार्किक, अराजकतावादी, अराजकता अराजक है उस व्यवस्था। न्यू रियलिज्म जो है, न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चर रियलिज्म, इसे फिर आगे ये दो सब ग्रुप्स में आगे बढ़ जाता है, जिसमें कि हम पहला इसे ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म के तौर पे जानते हैं और दूसरा डिफेंसिव न्यू रियलिज्म के तौर पे जानते हैं। ऑफेंसिव जो रियलिज्म है वो बेसिकली जो स्टेट्स हैं उसे पावर मैक्सिमाइजर्स के तौर पे देखता है कि कैसे वो अपनी शक्ति को बढ़ाएं, और दूसरी ओर डिफेंसिव रियलिज्म जो है वो बेसिकली वो सिक्योरिटी तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। सिक्योरिटी कैसे, अपने आप की सुरक्षा कैसे बढ़ाएं, सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो जरूरी नहीं है कि पावर को ही रिलाई करें। तो कई बार इसे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट के करीब भी पाया जाता है डिफेंसिव रियलिज्म को। सो इस लेक्चर का मेन पर्पस इस डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चर रियलिज्म, this topic is not the part of our main syllabus. We basically have to look the overall principles of realism. So I'll restrict myself here with regard to new realism. If we look at this picture, जो रियलिस्ट हैं वो स्टेट्स को इस तरह से भी परसीव करते हैं। द स्टेट्स आर बेसिकली लाइक बिलियर्ड बॉल्स। जो बिलियर्ड्स गेम आपने सुना होगा, किस तरह से जो स्टेट्स हैं ये आपस में टकरा रहे होते हैं, और इस बिलियर्ड टेबल पे जो हमेशा एक क्लैश की एक चांसेस होते हैं, जो कि एक अनार्किक सिनारियो को भी दर्शाता है, और इसी तरह से स्टेट्स भी इंटरप्ले करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। सो लेट्स क्विकली लुक एट द जो मेन जो रियलिस्ट अप्रोच के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं। कई बार इस पे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, एंड इट्स दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नो बिकॉज they are somewhere they revolve around the broad idea of realism. So if we talk about national interest, national interest is nothing but the meaning of the national interest is survival, and the protection of physical, political, and cultural identity against encroachments by other nation states is according to Morgenthau. National power अगर हम देखें तो इट्स नथिंग बट द एबिलिटी टू और कैपेबिलिटी
of a nation to secure the goals and objectives of its national interest in relation with other nations. नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करें तो एक तरह की ये एक रिक्वायरमेंट है, एक ज़रूरत है टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट थ्रू द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक पावर और डिप्लोमेसी और पावर प्रोजेक्शन, पॉलिटिकल पावर. Theory of conflict, basically this is the core of the realist approach, because हमने देखा है कि किस तरह से स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते हैं, नेशनल पावर को गेन करना चाहते हैं, और इस तरह से एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हमें पाया जाता है, बिकॉज एवरी स्टेट यही करना चाहेगा, तो डेफिनेटली वी विल सी मोर एंड मोर कॉन्फ्लिक्ट. And then there is a very important term, the security dilemma we see, because because of the anarchic structure and the state being the core actor, and survival जो instinct है सभी states के लिए important है, and every state is going for self help, तो सभी पावर मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं इस अनार्किक स्ट्रक्चर में. एंड ऐसे में एवरी स्टेट इज़ हैविंग दैट सिक्योरिटी डिलेमा कि अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा पावर गेन कर रहा है, लेट्स से मिलिट्री इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा है, और दे आर सिंपली एक्सपैंडिंग देयर मिलिट्री prowess any part of the world, or maybe economically they are becoming powerful, or maybe having more nuclear weapons. So वैसे में दूसरे स्टेट में एक सिक्योरिटी डिलेमा आता है कि what to do now. Maybe that state is becoming more powerful, then they also start maximizing. So this way we see there is a spiral now sort of structure जहाँ पे एक constant struggle चल रहा होता है. So it's like a situation जहाँ पे हम आर्मामेंट एक कांस्टेंट देख रहे होते हैं कि एक स्टेट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करता है, दूसरा स्टेट इनसिक्योर फील करता है, ना दूसरा स्टेट बी भी पावर मैक्सिमाइज करता है, एंड नाउ द स्टेट सी मे बी गेटिंग अफेक्टेड, एंड देन स्टेट ए विल आल्सो कीप enhancing its own power. So there is always a security dilemma, and that's what we saw during the world wars also, that be it Germany or be it France and Great Britain, that these countries, they were maximizing their powers because they were always getting threatened by others. So that security dilemma sometime that has also has coincided with the theory of balance of power, जिसे शक्ति के संतुलन के सिद्धांत भी हम कहते हैं. शक्ति का संतुलन सिद्धांत कुछ नथिंग बट इट्स एन इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है. पावर सफिशिएंट इतना होना चाहिए जिससे कि आप डिस्करेज कर सकें और प्रिवेंट कर सकें दूसरे स्टेट को अप अटैक करने के लिए और इंटरफेयर करने के लिए आपके मामले में. सो इस तरह से शक्ति का संतुलन बना कर रखना पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी if China is becoming very powerful in front of US, so the United States will be aligned with India for that matter, ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके. Now if India is becoming powerful, then China will be going to Pakistan to balance India's power. Or if China is becoming very powerful, then maybe the India will be going to some other country, for example let's say Japan. So that balance of power हम हमेशा देखते हैं, जिससे कि एक तरह से युद्ध को भी टाला जाता है कुछ हद तक. और उसके बाद हम देखते हैं आखिरी टॉपिक, थ्योरी ऑफ डिटरेंस. थ्योरी ऑफ डिटरेंस एक ऐसा टर्म है जो आप बैलेंस ऑफ पावर ही कर सकते हैं. एक न्यूक्लियर एज में एक इवॉल्व हो रहा है, जिसमें कि द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. So like the A and B, both of them are having guns in their hands, and both of them are pointing against each other. Now imagine what will happen. Nobody will shoot, right? Because दोनों के हाथ में गन है. So both of them are deterring each other. So that's what is happening in nuclear age, जहाँ पे Pakistan is having nuclear weapons, the India is having nuclear weapons, and you see that they will have to avoid a war because it's going to be devastating for both the countries. Similarly, India and China. So now since India is having nuclear weapons, now China's entire perspective changed against India. The same thing we saw during the Cold War era, जब USSR और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के स्टॉक पाइल्स बढ़ते ही जा रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स के, कि बिकॉज मोर मे बी बेटर. जितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे उतने ही वॉर के होने के चांसेस कम होंगे, राइट. नेक्स्ट वी सी द क्रिटिसिज्म. सो इसकी कुछ आधार पर आलोचना की गई है, जिसमें कि सबसे पहला है रियलिज्म जो है ये, ऑफकोर्स इट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग important theories,
बट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जब यूएसएसआर एंड यूएस दोनों में पावर राइवलरी चल रही थी, कंट्रीज एक दूसरे के साथ बैंड वैगन कर रहे थे, एक दूसरे को डिटर करने के लिए, एक दूसरे के पावर को कंटेन करने के लिए। बट देन somehow close to 1991, when collapse of Soviet Union takes place, the US, the realists could not do the same thing. They could not predict it. They could not explain it, that why this happened, and even before when it happened, they had no clue about it. And that's what we see ki after the end of the Cold War era. We see a different world where more cooperation, more institutions are playing important role in international institutions, and we see less power rivalry, not the way it was seen during the Cold War era. So that way, we see the failure to predict basically. Sometimes it is also criticized, realist theory is criticized of, because of this being it's oversimplified way of looking at things. So simply bringing human nature in picture and then saying it's an extension of state, and then states behave because of this so and so reasons, and then power is the only element, that makes it very look oversimplified. Similarly, liberal thinkers, democratic peace theorists also, they have criticized it, that the states, they don't often always fight, they cooperate too, and that's what we are seeing particularly in the post-Cold War era. Social constructivists, they have criticized this, that particularly whatever the states they choose to, or their actions, a lot of things they are constructed in a particular society, so a particular milieu, so that those elements are basically not taken into account by realists. And lastly, it is said that it is also criticized because of this being very pessimistic. So जो ये रियलिस्ट अप्रोच है, ये हमें बहुत ही निराशावादी दिखता है, कई सारे नेगेटिव ही एस्पेक्ट्स हमें ज़्यादा दिखते हैं, इसमें पॉजिटिविटी कम दिखती है, जहाँ कि हम आदर्शवादी आइडियलिस्ट थिंकिंग थॉट में, हम थॉट थियोरी में देखते हैं कि ये पॉजिटिव बातें करती हैं। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन नेचर भी ऐसा है, हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि वी टॉक अबाउट समथिंग पॉजिटिव एंड वी कीप प्लानिंग something based on positive ideas, then we tend to do follow those things. But what happens जब रियलिस्ट इस तरह की बातें करते हैं कि constant fear, constant insecurity, constant power struggle, self help, survival, national interest, so all these things, they also scare states also. The states tend to feel in this way, and then that way states के जो actions हैं वो determine होने लगते हैं pessimistic notions पे, and that way they have been criticized. After looking at the criticism, I think it's worth acknowledging कि चाहे कितनी भी आलोचनाएं की जाएं, realism dominant and central theoretical tradition इंटरनेशनल रिलेशंस में पाया जाता है, बिकॉज डेफिनेटली इसने एक बेहतर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और इसने कई सारी घटनाओं को की काफ़ी अच्छी व्याख्या की है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड देयरफॉर वी स्टिल सी द एक्सपेंशन ऑफ इट, दैट इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड एंड इट इज़ गेटिंग इनटू मोर एंड मोर ब्रांचेस, बी इट न्यू रियलिस्ट, और न्यू रियलिस्ट के बाद फिर नाउ ऑफेंसिव and defensive realist. So many more branches now we are seeing, and particularly all the other theories what we see in international relations, some way or other we see that they have been basically the main their focus area has been to criticize or to somehow be critical to realism. So some of them, though, they have originated even to simply for criticizing this particular approach or theory. The other important point we can think is it it really has a major impact on international relations, and it has really provided a conducive understanding of the triple S we talked about, the statism, that how state is an important actor, and how survival that we see, or how self-help we see in countries. So if we really look into uh, the actions of different countries around us, I think realism definitely that provides us a better tool which can help us to understand
the issues around us. Particularly if we talk about Cold War के समय में अमेरिका के साथ United States particularly, if we see that, or many other countries, they have their foreign policies, they were determined by realist approach. A lot of actions they took, they were based on that realist ideas. And most importantly, it's an important analytical tool for all of us for understanding international relations, that it gives us the best spectacle, the best glass, the best equipment, the best tool, one of the best tools at least, that helps us to keep learning about the uh, issues of international relations. There are few references for you that has also helped me to prepare this lecture for you, and you can refer some of the materials. Some of them can be found online also. So all the best. Thank you.